इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लागत वक्रों के संबंधों और उनके प्रकारों पर संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले मेरे इसी चैनल पर लागत वक्रों के संदर्भ में सैद्धांतिक व्याख्या की गई है और वहाँ पर विस्तार से चित्रों के माध्यम से और अंकों के माध्यम से इन वक्रों को समझाया गया है। आज के इस वीडियो में हम वक्रों को गणितीय समीकरणों के रूप में लिखेंगे और उन समीकरणों के माध्यम से जो लागत के विभिन्न कंसेप्ट हैं उनको उन लागत के फलनों में हम देखने का प्रयास करेंगे और विभिन्न वक्रों के बीच में या विभिन्न लागतों के बीच में जो संबंध है वो देखेंगे और लागत वक्रों के या लागत फलन के जितने प्रकार हो सकते हैं उनको हम समझेंगे। यहाँ पर जो उत्पादन की प्रक्रिया में संसाधन लगते हैं जिस किसी भी रूप में, प्लांट मशीनरी के रूप में, श्रमिकों के रूप में, कच्चे माल के रूप में और विविध प्रकार से, उन सब की जो उन पर जो मौद्रिक व्यय होता है उनको जब हम जोड़ते हैं तो हम इसको टोटल कास्ट कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। और कुल लागत के दो खंड हो जाते हैं। दो खंड इस रूप में करते हैं कि कुछ लागतें ऐसी हैं जो उत्पादन की मात्रा के बढ़ने से बढ़ जाती हैं, घटने से घट जाती हैं, अर्थात उत्पादन की मात्रा से वो निर्धारित होती हैं। तो क्योंकि ये उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ती हैं, घटने पर घटती हैं, इस नाते हम कहते हैं ये परिवर्तनीय हैं, वेरिएबल हैं और इनको हम वेरिएबल कास्ट कहते हैं। कुछ लागतें ऐसी होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में लगाई जाती हैं, चाहे उत्पादन थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, उतना हमें लगाना पड़ता है। और अगर बीच में कभी हम उत्पादन बंद भी कर दें, न करें, तो भी उस पूंजी को अल्पकालीन स्थितियों में हम उत्पादन प्रक्रिया से निकाल नहीं पाते हैं। तो भूमि है, संयंत्र है, प्लांट मशीनरी, ये सब पर जो लागतें लगती हैं उनको हम स्थिर लागत कहते हैं, फिक्स्ड कास्ट कहते हैं और इन पर उत्पादन के मात्रा के घटने बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से कुल लागत को हम मूलतः दो भागों में बांटेंगे, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। और इसी तरह से कुल लागतों को हम प्रति इकाई लागतों के रूप में भी देखने का प्रयास करते हैं। कुल लागत को जब प्रति इकाई लागत के रूप में देखेंगे तो कुल लागत को हम उत्पादन की मात्रा से भाग देके प्रति इकाई लागत निकाल सकते हैं। इसी तरह से कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देके औसत स्थिर लागत निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से जो कुल परिवर्तनीय लागत है, टोटल वेरिएबल कास्ट है, उसमें उत्पादन की कुल मात्रा से भाग देके एवरेज वेरिएबल कास्ट या औसत परिवर्तनशील या परिवर्तनीय लागत ज्ञात कर सकते हैं। तो ये विभिन्न कंसेप्ट हैं जो कुल लागत को हम कई तरह से बांट करके उनको देख सकते हैं। एक और कंसेप्ट है सीमांत लागत, मार्जिनल कास्ट, जिसका अर्थ हम सभी जानते हैं कि उत्पादन की कुल मात्रा में अगर एक इकाई का उत्पादन और बढ़ा दिया जाए तो एक इकाई का उत्पादन बढ़ाने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है, इस बड़ी वर्धमान ये जो लागत में वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंटल जो है वो चेंज हुआ है, उसको हम सीमांत लागत कहते हैं। और गणितीय समीकरणों के रूप में जब इसे लिखा जाता है तब कुल लागत फलन को हम
अवकलन करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, और अवकलन करने पर जो मान आता है उसको हम सीमांत लागत कहते हैं। तो अब हम एक समय उदाहरण लेते हैं और उसमें हम इन विभिन्न अवधारणाओं को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक समीकरण या एक फलन कुल लागत का दिया हुआ है। हमने जानबूझकर TC लिखा ताकि ये जाहिर होता रहे कि ये कुल लागत का फलन है। देखिए 1/3x³ - 2x² + 25x + 10। आपको याद दिला दें कि इस फलन को अटेंडम ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि कुछ भी लिख दें। उत्पादन के नियमों के लागू होने पर जिस प्रकार से लागतों पर प्रभाव पड़ते हैं, उन प्रभावों को या उनको दिखाने वाला जो वक्र होगा उसी वक्र का समीकरण लिखा जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में जब हम प्रारंभ में उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो पहले औसत लागतें या लागतें गिरती हुई होती हैं और एक सीमा के बाद बढ़ती हुई होती हैं। तो इस नाते जो कुल लागत का वक्र होगा वो किस तरह का होगा, वो जैसा होगा उसी का समीकरण यहाँ लिखा जाएगा। ये समीकरण अगर गलत लिखा होगा तो आपके निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। इस नाते ये समीकरण का सही होना आवश्यक है और ये समीकरण सही ढंग से बनेगा। जैसे कुल लागत के फलन को मैं अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं तो इस तरह की स्थिति होती है। इस पर उत्पादन होता है, इस पर लागत होती है और इस पर कुल लागत जब आप दिखाएंगे तो वो वक्र जो है इस तरह का होता है। ऐसे ये TC होता है। अर्थात ये बढ़ेगा तो निरंतर उत्पादन बढ़ने के साथ साथ, लेकिन पहले बढ़ने की दर जो है वो लागत के घटती हुई होगी और लास्ट में वो बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। तो ये जो फलन लिखा जाएगा, यहाँ पर जो समीकरण होगा, अगर इसको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का वक्र बनेगा। और अगर इससे इतर कोई हम गलत वहाँ इक्वेशन लिख देंगे तो उत्तर गलत आएंगे। तो लागत वक्र जो भी आपको दिए जाएंगे वो वास्तव में लागत वक्र का जो स्वरूप होता है उसी को गणितीय समीकरणों के रूप में वो व्यक्त करेगा। हमारे इस फलन में ये जो x है ये उत्पादन की मात्रा को दिखाता है। तो ये उत्पादन की मात्रा है x। सामान्य तौर पर हम इसको x या q के टर्म में लिखते हैं। q का मतलब क्वांटिटी, मात्रा। तो कुछ फलनों में हम q लिखते हैं मात्रा के लिए और हम कहीं कहीं x लिखते हैं, लेकिन वहाँ लिखा रहेगा कि x इज सोर्स प्रोडक्शन। तो ये इस तरह से x जो है ये उत्पादन की मात्रा को प्रदर्शित करेगा और ये हमारा फलन है। इस फलन में जरा ध्यान देने योग्य ये बात है कि इस फलन में कुछ टर्म में q है और एक में नहीं है। तो जिस टर्म ये अंतिम टर्म है इसमें q नहीं है, इसका मतलब इतनी लागत पर q के घटने बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जिन पर q का घटने बढ़ने का प्रभाव पड़ता है उनको हम वेरिएबल कास्ट कहते हैं, जिन पर नहीं पड़ता उनको फिक्स्ड कास्ट कहते हैं। इस नाते इस पूरे फलन में ये 10 जो है ये टोटल फिक्स्ड कास्ट है और शेष जो है देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो यहाँ से लेके ये पहले वाले 3 टर्म जो हैं ये कुल परिवर्तनशील लागत को प्रदर्शित करते हैं और बाद वाला टर्म जिसमें x नहीं है वो स्थिर लागत को प्रदर्शित करता है। इसलिए अगर हम इनको 2 भागों में बांटें, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत, तो यहाँ पर देखिए ये TFC लिखा हुआ टोटल फिक्स्ड कास्ट 10 और TVC टोटल वेरिएबल कास्ट देखिए 1/3x का क्यूब -2x² + 25x उतना लिखा हुआ ये है। तो अब ये 2 हिस्सों में बंट गया। यहाँ से लेकर 3 टर्म जो है वेरिएबल कास्ट के हैं और अंतिम एक जो है वो स्थिर लागत का है। अब अगर आप औसत लागत निकालें तो कुल लागत के फलन को x से भाग देंगे क्योंकि x उत्पादन की मात्रा है और कुल मात्रा से हम भाग देते हैं। और जब इस पूरे फलन को x से भाग देंगे तो हर टर्म में x की भाग हो जाएगी, यहाँ बटा x, यहाँ बटा x, यहाँ बटा x, यहाँ बटा x। और जब जहाँ जहाँ x है वहाँ x से भाग देंगे तो एक एक उसकी पावर जो घट जाएगी। ये हो जाएगा x², यहाँ देखिए 1/3x² - 2x
ये स्क्वायर था 1 हो जाएगा तो 2x लिखा जाएगा, 25x/x कट के 1 हो जाएगा तो यहाँ 25 लिखा जाएगा, और 10 में x से भाग देंगे तो 10/x हो जाएगा। ये औसत लागत होगी। लेकिन जब औसत परिवर्तनीय लागत निकालेंगे तो कुल परिवर्तनीय लागत में x से भाग देंगे, और जब कुल इस औसत स्थिर लागत निकालेंगे तो कुल स्थिर लागत में x से भाग देंगे। तो जब हम निकालेंगे एवरेज फिक्स्ड कास्ट, तो एवरेज फिक्स्ड कास्ट 10 है, ये टोटल फिक्स्ड कास्ट 10 है, इसमें x से भाग दे देंगे तो ये एवरेज फिक्स्ड कास्ट हो जाएगी 10/x। और जब हम एवरेज वेरिएबल कास्ट निकालेंगे तो इस वेरिएबल कास्ट में ये जो यहाँ लिखी हुई है इसमें x से भाग देंगे तो ये x के भाग दे के x² हो जाएगा, x की भाग दे के -2x हो गया, 25 हो गया। कहानी मतलब है इस जो एवरेज कास्ट का कर्व है इसके 3 टर्म जो हैं ये एवरेज वेरिएबल कास्ट के हैं, अंतिम टर्म जो है वो एवरेज फिक्स्ड कास्ट का है, और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो AC मिलता है। देखिए +10x/x करके जुड़ गया है ये। तो इसी AC जैसे TC का 2 हिस्सा है, पहले 3 टर्म टोटल वेरिएबल कास्ट और अंतिम फिक्स्ड कास्ट है, वैसे ही AC के पहले 3 टर्म एवरेज वेरिएबल कास्ट हैं और अगला वाला एक टर्म जो बचा है वो एवरेज फिक्स्ड कास्ट है। अब एक और कर्व जो मार्जिनल कास्ट होता है, इसको हमने बताया कि टोटल कास्ट का अवकलन करना होगा, डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा x के विद रिस्पेक्ट टू x का हम अवकलन कर देंगे। तो इस फलन का अवकलन करेंगे तो इसको लिख दिया जाएगा MC बराबर होगा d/dx TC, अर्थात टोटल कास्ट का हम x के सापेक्ष या विद रिस्पेक्ट टू x हम करेंगे अवकलन, और जब अवकलन करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा करते हैं, 3/3 1 हो जाएगा, और यहाँ एक घात घटाते हैं तो 3 में से 1 घट के 2 हो जाएगा, तो 1 ये हो जाएगा x², क्योंकि 3/3 1 हो जाएगा, यहाँ केवल बचेगा x²। इस 2 का इससे गुणा करेंगे, 2 दूना 4 -4 x हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 घात घट के 1 बचेगी तो x लिखा जाएगा। 25x में x की घात गायब होगी तो केवल 25 बचेगा और ये 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया x² - 4x + 25। यहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि जो टोटल कास्ट फंक्शन है उसके फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट के रूप में हम बंटवारा कर सकते हैं, और फिर जब औसत निकालते हैं तो सबके औसत निकल जाएंगे, और टोटल कास्ट का औसत एवरेज कास्ट, टोटल फिक्स्ड कास्ट का एवरेज एवरेज फिक्स्ड कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट का एवरेज वेरिएबल कास्ट। एवरेज वेरिएबल कास्ट का अपना महत्व है कई दृष्टियों से, और पीछे जब हम लोग एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिताओं में हानि की स्थितियां पढ़ रहे थे तो वहाँ ये कर्व बड़ा महत्वपूर्ण हो गया था, और वहाँ ये दिखाया गया था कि कीमत अगर एवरेज वेरिएबल कास्ट के ऊपर है तब तो हानि की स्थिति में उत्पादक उत्पादन करता है, उसके कम हो जाती है तो उत्पादन नहीं करता। तो इस दृष्टि से भी एवरेज वेरिएबल कास्ट का महत्व है। और एक दूसरा महत्व ये भी है, जब हम वक्रों के मध्य के संबंध को दिखाते हैं तो औसत लागत और सीमांत लागत के मध्य कुछ संबंध है, आप पढ़ाए हैं, बड़े हाई स्कूल से ही पढ़ाया जाता है, उसी को हम यहाँ भी पढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छी तरह पढ़ते हैं, और जब गणितीय समीकरणों का प्रयोग करते हैं तो वही और थोड़े परिष्कृत रूप में आ जाता है। तो वो संबंध क्या होते हैं, चाहे औसत लागत का वक्र हो जिसमें फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट दोनों जुड़ी होती हैं, और चाहे एवरेज वेरिएबल कास्ट का कर्व हो, अर्थात एवरेज वेरिएबल कास्ट और कुल औसत लागत, मतलब कुल औसत लागत और कुल परिवर्तनशील औसत परिवर्तनशील लागत दोनों के न्यूनतम बिंदुओं पर सीमांत लागत वक्र उनको काटता है और नीचे से काटता हुआ ऊपर जाता है। और जब नीचे से काटता हुआ ऊपर जाएगा, दोनों वक्रों को काटेगा, तो कटान बिंदुओं पर AC और MC बराबर होंगे, MC और ABC बराबर होंगे, अर्थात दोनों वक्र के न्यूनतम बिंदुओं को काटता हुआ MC वक्र ऊपर जाता है। और अगर ये संबंध हम जानते हैं तो जब हम चित्र बनाते हैं तो इसका ध्यान रखते हैं कि MC वक्र इन वक्रों को हमारे चित्रों में उनके न्यूनतम बिंदु से काटता हुआ ऊपर की तरफ बढ़े। यहाँ हम आपको ये भी बता दें
कि AC जब न्यूनतम होता है या जब ABC न्यूनतम होता है तो न्यूनतम बिंदु पर जो वक्र की ढाल होती है वो 0 होती है, अर्थात टेंजेंट का मान 0 होता है। लेकिन उन्हीं बिंदुओं पर जब MC काटती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो ये वक्र ऊपर बढ़ता हुआ होता है। इस नाते इसका जो टेंजेंट होता है या इसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और ऐसी स्थिति में MC वक्र की जो ढाल होगी वो 0 से अधिक होगी। तो संतुलन के बिंदु पर जहाँ MC और AC बराबर होते हैं या MC और ABC बराबर होते हैं, वहाँ AC और MC का ढाल तो 0 होता है, लेकिन AC और ABC दोनों के ढाल 0 होंगे, क्योंकि न्यूनतम बिंदु पर ढाल 0 होता है, dy/dx का मान 0 होता है। लेकिन MC का ढाल जो है दोनों बिंदुओं पर >0 होगा, अर्थात 0 से अधिक या धनात्मक होगा। इसको भी जहाँ जैसे हमको आवश्यकता पड़ती है वहाँ हम टेस्ट कर लेते हैं। और इस रूप में गणित की भाषा में हम ऐसे कहते हैं, और बिना गणित की भाषा में कहते हैं कि औसत लागत वक्र को MC वक्र उसके न्यूनतम बिंदु पर नीचे से काटता हुआ ऊपर जाता है, और जब नीचे से काटता हुआ ऊपर जाता है तो उस न्यूनतम बिंदु के पहले MC AC से कम होता है और न्यूनतम बिंदु के बाद MC AC से ज़्यादा होता है। ये सरल भाषा है। और गणितीय भाषा ये है कि उस बिंदु पर AC के dy/dx का मान 0 होगा और MC का धनात्मक होगा, अर्थात सीमांत लागत की ढाल अधिक होगी औसत लागत की ढाल से, या सीमांत लागत की ढाल अधिक होगी औसत परिवर्तनशील लागत या ABC से। और उसको हम जहाँ कहीं ज़रूरत होती है वहाँ टेस्ट करके देख लेते हैं। अब आइए हम ये प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम देखें इन वक्रों में कि ABC वक्र का न्यूनतम बिंदु क्या है, क्या इस न्यूनतम बिंदु पर MC और ABC बराबर हैं, और क्या इस न्यूनतम बिंदु पर MC वक्र उसको नीचे से काटता हुआ ऊपर ले जा रहा है, अर्थात क्या MC वक्र की ढाल धनात्मक है। तो ये अगर हम देखें तो इस संबंध को हम प्रूव कर सकते हैं। हम यही का उदाहरण लेते हैं और यहाँ से ABC वक्र को उठा लेते हैं। ये ABC की लागत, ये देखिए, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमने लिखा है प्रूव दैट MC कट्स ABC एट इट्स लोवेस्ट लेवल व्हेन ABC इज इक्वल टू MC। ABC के न्यूनतम बिंदु पर MC उसको काटेगा और उस बिंदु पर MC और ABC बराबर होंगे, इसे प्रूव करना है। तो हम यही ABC वक्र का फंक्शन लिखते हैं यहाँ, और ये फंक्शन उठा के यहाँ देखिए लिख रहे हैं 1/3x² - 2x और +25, ये है ABC। और इस ABC को हम न्यूनतम जब करेंगे तो न्यूनतम की शर्त है dy/dx का मान 0 होगा, अर्थात इस फलन का पहला अवकलन निकालेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो ये यहाँ लिखा हुआ है d/dx ABC, अर्थात इस फलन का हम अवकलन कर रहे हैं। और अवकलन का मान ये होगा, 2 से यहाँ गुणा होगा 2/3 आएगा, और x एक घात घट जाएगी तो यहाँ 1 आएगा, तो केवल x लिखा जाएगा 2/3x, और -2x का -2 आएगा, और ये कांस्टेंट है 25, 0 हो जाएगा। तो ABC का जो अवकलन आया वो 2/3x - 2, और इसको बराबर 0 हमें करना, बराबर 0 किया, और जब करेंगे 0 तो हो जाएगा 2/3x, और -2 को उस पार ले जाएंगे, हो जाएगा 2। तो 2/3x बराबर 2, तो x बराबर, तो ये 3 इधर जाके गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 2x बराबर 6, तो 1x बराबर 3, तो x बराबर 3 मान आया। इसका मतलब ये हुआ कि MC, ये जो हमारा ABC है वो न्यूनतम होगा उस स्थिति में जब x का मान 3 होगा, और x का मान 3 होगा तो ये न्यूनतम होगा। न्यूनतम की एक और शर्त है कि ABC का जो सेकंड डेरिवेटिव है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये था, सेकंड डेरिवेटिव निकले और वो पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, 0 से ज़्यादा हो। ये दूसरी शर्त है d² ABC/dx² > 0। तो ये पहला अवकलन है, और एक बार इसका फिर अवकलन करेंगे तो 2/3x का 2/3 होगा, ये 0 हो जाएगा, और 2/3 जो है ये धनात्मक है, ये 0 से अधिक, देखें यहाँ लिखा हुआ है d² ABC का जब दूसरी बार अवकलन करेंगे
तो ये आएगा 2/3 और ये मान है 0 से अधिक। इसका मतलब है कि जब x बराबर 3 है तो ABC जो है वो मिनिमम है। ABC इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 3। x बराबर 3 पर ABC मिनिमम है, ये प्रूव हो गया। अब हमको प्रूव करना है कि क्या इस बिंदु पर जब x बराबर 3 है तो AC और MC बराबर हैं, ABC और MC। तो ABC और MC वाले फंक्शंस में x बराबर 3 रख के इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो ABC बराबर ये ABC है, इसमें आप यहाँ लिखेंगे 3 स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ 1/3 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 25, और जब लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9/3 बराबर 3 आएगा, ये 2 3 6 आएगा और ये 25 आएगा, ये -6 है, ये -3 है, घट के दोनों का -3 आएगा, 25 में से -3 घट के 22 आएगा। और जब MC ये फंक्शन है MC, और इस MC में जब x बराबर 3 लिखेंगे तो यहाँ 3 स्क्वायर, यहाँ देखिए 3 स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 25, ये आ गया 3 तियाँ का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 तियाँ 12 आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा, -3, 25 में से -3 घटाएंगे 22 आएगा। तो हुआ क्या, जब x का मान 3 है तो ABC भी 22 है और MC भी 22 है और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो प्रूव हो गया कि जब x का मान 3 है तो एवरेज वेरिएबल कास्ट मिनिमम है, और इस एवरेज वेरिएबल कास्ट जब मिनिमम है तो MC और AC दोनों बराबर हैं, 22 हैं, अर्थात दोनों वहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। और हमने आपको दिखाने का प्रयास ये किया कि जरा देखिए इस चित्र में ऐसे चित्र बनेगा, x को इस पर दिखाएंगे, 1 2 3 ये है, इस 3 वाले x के मान पर ये जो ABC है उसका ये मिनिमम बिंदु होगा, यहाँ dy/dx का मान इसके 0 होगा क्योंकि स्पर्श रेखा जो है समानांतर होगी, और MC जो है इसी वक्र को नीचे से काटती हुई ऊपर जाएगी। हमने देख लिया है कि ऊपर जा रहे, इस नाते इस बिंदु पर इसका मान जो है dy/dx का वो > 0 है, इस नाते प्रूव है। और जहाँ पर ये दोनों को एक दूसरे को काटेंगे उस समय उत्पादन की लागत की मात्रा 22 होगी, यहाँ 22 लिखी है, 10 20 30 ये 22। तो इस प्रकार से इस चीज़ को यहाँ हमने समझाने का प्रयास किया है एक चित्र बना करके। अब एक और सवाल यहाँ है, ये क्वेश्चन 2 है। अब की बार टोटल कास्ट फंक्शन दिया हुआ बिल्कुल वैसे ही सवाल है, और हम यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट AC एंड MC, औसत लागत और सीमांत लागत को ज्ञात कीजिए इस कुल लागत फलन से, और प्रूव कीजिए कि जब AC न्यूनतम है तो MC और AC बराबर हैं। हम जानबूझ के यहाँ ABC दिखाए हैं और यहाँ AC दिखा रहे हैं ताकि आपके को ये ध्यान रहे कि MC वक्र AC को भी न्यूनतम बिंदु पर काटता है और ABC को भी न्यूनतम बिंदु पर काटता है, और हम जानते हैं दोनों वक्र अलग अलग हैं। तो अब यहाँ हमने AC और MC के संबंधों को दिखाने का प्रयास किया है, और वही यहाँ भी होगा कि AC के न्यूनतम बिंदु पर MC उसको काटेगा। पहले आप AC और MC का वक्र निकाल लें। आप जानते हैं कि ये कुल लागत का वक्र है, इसमें Q जो है ये उत्पादन की मात्रा है, अगर इस TC को Q से भाग दे देंगे तो AC निकल जाएगा औसत लागत। तो हमने यहाँ क्या किया कि AC बराबर TC/Q, और पूरे फंक्शन को Q से भाग देंगे तो एक एक घातें घटती चली जाएंगी, ये हो जाएगा Q², ये हो जाएगा 12Q, ये हो जाएगा 60। तो ये आ गया देखिए यहाँ Q² - 12Q = 60, ये मिल गया AC। और MC निकालने के लिए इसका अवकलन करना होता है, तो लिख दिया d/dq TC, Q के रेफरेंस में इस TC का अवकलन करेंगे, 3Q², देखिए 3Q², 2 12 × 24 Q और धन 60Q का 60, तो ये हो गया MC। अब ये इसको मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करने के लिए वही शर्तें फिर कि AC का जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका मान 0 होना चाहिए, AC का जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका मान > 0 होना चाहिए, तब ये न्यूनतम होगा वो। तो दोनों शर्तों को पालन करें हम, और पहले AC को फर्स्ट डेरिवेटिव उसका निकाल के उसको 0 कर लें, देखें किस मान पर Q के किस मान पर वो 0 होता है। तो ये देखिए
AC का हमने अवकलन किया DAC/DQ और इस फलन का अवकलन करिए 2Q - 12 और इसको बराबर 0 करिए, बराबर 0। और जब करेंगे 2Q - 12 बराबर 0, 12 उधर जाएगा, 2Q बराबर 12 तो Q बराबर 6 आ गया। अर्थात जब Q बराबर 6 होगा तो AC का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने पर मान अधिकतम भी होता है, न्यूनतम भी होता है। तो न्यूनतम अधिकतम के लिए दोनों में कौन है ये पता करने के लिए दूसरा डेरिवेटिव निकालते सेकंड ऑर्डर का, और अगर वो धनात्मक है तो मैक्सिमम मिनिमम है, अगर ऋणात्मक है तो मैक्सिमम है। तो चेक कर लीजिए, ये सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, इसी का फिर अवकलन करिए, 2 का अवकलन 2 आएगा, इसका 0 हो जाएगा, 2 = 0 लिख दिया हमने और यही होना चाहिए था, सेकंड डेरिवेटिव > 0 तो 2 > 0 तो AC मिनिमम हो गई, Q = 6। तो प्रूव हो गया AC न्यूनतम तब होगी जब Q का मान 6 होगा। अब AC में 6 का मान रख दीजिए, MC में 6 का मान रख दीजिए Q बराबर, और देखिए दोनों बराबर आते हैं क्या। अगर दोनों बराबर आते हैं तो प्रूव हो गया कि x बराबर 6 पर AC न्यूनतम है और इस न्यूनतम बिंदु पर AC बराबर इतना है और MC बराबर भी उतना ही है। तो ये प्रूव हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप इस AC वाले फंक्शन में, ये जो AC का फंक्शन है, इसमें Q बराबर 6 लिखिए। तो मैंने लिखा हुआ है when Q = 6 तो AC = तो ये देखिए ये है AC, इसमें 6 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 12 × 6 तो 12 × 6 हो गया और यहाँ पर 60 हो गया। गुणा करेंगे अगर आप इसको आगे, 6 × 6 बराबर 36 और 12 × 6 बराबर 72, 72 ऋण है और 36 धन है। 72 में से 36 घट के आ जाएगा ऋण 36 और 60 में से फिर 36 घटा दीजिए तो आ जाएगा 24। और इसी तरह MC यहाँ लिखा हुआ है, इसमें Q बराबर लिखिए 2, Q बराबर 6 तो देखिए लिखा 3, 6 का स्क्वायर, फिर लिखा 24 × 6 और फिर लिखा धन 60। इसको 6 × 6 बराबर 36, 36 में फिर 3 का गुणा 108 आएगा और 24 में 6 का गुणा करेंगे 144 आएगा, धन 60। 144 108 और 60 जोड़ के उसमें से 144 घटा दीजिए, फिर 24 आ जाएगा। और इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जब Q का मान अर्थात कुल उत्पादन जब 6 होगा तो औसत लागत 24 होगी, सीमांत लागत भी 24 होगी। इसका मतलब है कि x बराबर 6 पर सीमांत लागत और औसत लागत दोनों वक्र एक दूसरे को काटेंगे और इस कटान बिंदु पर MC वक्र जो है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है, उसकी ढाल धनात्मक होगी और वो यहाँ से भी प्रूव हो गया है इस दूसरी शर्त से। तो ऐसी स्थिति में जो फलन AC और AC के जो संबंध हैं कि AC वक्र को MC वक्र उसके न्यूनतम बिंदु पर नीचे से काटता है, वो प्रूव हो गया। आप चाहो तो देख सकते हो कि जो MC था उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के देखिए, वो मान धनात्मक आएगा। देखिए ये MC है, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मैं यहाँ निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6Q - 24 और ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव इसका। और Q बराबर 6 लिखेंगे तो 6 × 6 बराबर 36 ऋण 24 बराबर 12, 12 > 0 अर्थात MC के प्रथम अवकलज का मान उस संस्थित बिंदु पर धनात्मक है, अर्थात MC वक्र ऊपर बढ़ रहा है उस बिंदु पर। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ दिखाने का प्रयास किया है कि MC वक्र जो है इस संतुलन बिंदु पर उसकी स्लोप या उसके जो डेरिवेटिव का मान है वो धनात्मक होगा, धनात्मक होना चाहिए और यहाँ धनात्मक है, वो नीचे से काटता हुआ ऊपर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रूव हो गया और केवल इसलिए कि आप देख लें कैसे प्रूव हो गया, उसको मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया कि अगर इस पर Q लिखें और 2, 4, 6, 8 ऐसे लिखें तो 6 यहाँ आएगा। इसी 6 मान पर AC वक्र जो है वो न्यूनतम होगा, ऊपर से आके यहाँ से ऊपर गया और इस पर MC वक्र उसको नीचे से काट के ऊपर जा रहा है और जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु पर इनका मान 24 के बराबर, यहाँ लिख दिया 12, 24, 36। इस बिंदु पर 24 है, MC बराबर भी 24, AC बराबर भी 24 और जब x का मान है 6
तो ये प्रूव हो गया। तो ये संबंध कभी भी गणितीय रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो ये सारे पहलू आपके समझ में आना चाहिए कि AC के न्यूनतम बिंदु पर AC का ढाल 0 है, सीमांत लागत का ढाल धनात्मक है, न्यूनतम लागत की दशाएं जो हैं वो है कि AC का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना, धनात्मक होना चाहिए। MC वक्र AC वक्र को भी उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है और एवरेज वेरिएबल कास्ट के भी न्यूनतम बिंदु पर काटता है। और यदि कहीं दोनों वक्र एक चित्र में बनते हों, जैसे हानि वाली स्थितियों में बनाए जाते हैं, तो प्रयास ये होना चाहिए कि जो MC वक्र आपका बने वो ABC के न्यूनतम बिंदु और AC के न्यूनतम बिंदुओं से गुजरता हुआ जाए। तब लगेगा कि एग्जामिनर को कि आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। और ये तब होगी जब आप पहले से घर में प्रैक्टिस किए रहेंगे कि ये चित्र कैसे बनता है, और इतनी बार बनाएं कि परीक्षा में जब बनाएं तो उसमें दोबारा संशोधन करने की आवश्यकता न पड़े। तो ये ध्यान आपको रखना चाहिए। और जिन विद्यार्थियों को डर हो कि गलती हो सकती है वो चित्र को पेंसिल से बना सकते हैं, और जब सही हो जाए तो चाहे रिपीट कर सकते हैं इंक से या पेंसिल से भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेंसिल में आपको फ़ायदा ये होगा, अगर आपको डर लगता हो कि गलती हो सकती है तो मिटा के फिर सही कर सकते हैं। और अगर इंक से बना देते हैं पेन से, फिर मिटा नहीं पाएंगे तो पेपर गंदा सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बार बार कहूँगा कि चित्रों को बनाने के लिए इतनी प्रैक्टिस करिए घर पर कि दिमाग में एकदम बना साफ हो कि हानि वाला चित्र ऐसे, लागत का चित्र ऐसे, AC ऐसे, MC ऐसे काटेगा, ऐसे, बिल्कुल क्लियर। और अब तो हम सैद्धांतिक व्याख्या भी पढ़ चुके, सारे कारण परिणाम भी पीछे पढ़ चुके हैं, कैसे घटता है कैसे बढ़ता है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम या पैमाने के प्रतिफल, अल्पकाल दीर्घकालीन वक्र कैसे होते हैं, सारे संबंध पीछे पढ़े हुए हैं। मेरे इसी चैनल पर लागत वक्रों और औसत आय और आय वक्रों का पूरा विश्लेषण है, और जिनको आज मैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाने का प्रयास कर रहा था ताकि आप उसको और अच्छी तरह समझ लें। और जहाँ कहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा सा उच्चतर जहाँ आप अध्ययन करना चाहेंगे वहाँ सीधे फंक्शन आ जाएंगे गणित के, और इस तरह से अगर आपकी समझ में आ गया, आज तो बहुत प्रारंभिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम वहाँ इसको आसानी से समझ सकते हैं। और इस रूप में भी हमारी मदद मिलेगी, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हम धीरे धीरे गणित सीख लें, क्योंकि अर्थशास्त्र बिना गणित के चलता नहीं, और धीरे धीरे ही सीखा जा सकता है। तो मेरा प्रयास है कि मैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपको पढ़ा दूं, और अर्थशास्त्र में उसके उपयोग के बारे में मैं आपको बताता चलूं। और मैं उसी प्रयास में लगा हूं कि बहुत कठिन गणित तो नहीं आप पढ़ सकते, लेकिन ये आसान वाली पढ़ सकते हैं, और इनके उपयोग से अर्थशास्त्र की बहुत सारी समस्याएं आप समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।